जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th चैनल के ऊपर। मेरा नाम है नीलेश सर और आज बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का आता है दैट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस। वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जैसे आपको बताया कि भाई एसएसटी 1 में जैसे बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हिस्ट्री 28 मार्क्स के लिए है और पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क्स के लिए है। उस 12 मार्क्स से भी मैं अगर बताऊंगा आपको, इसका जो वेटेज है वो है 20 कितने मार्क्स का। ओके, द वेटेज एक्चुअली द 2 नहीं 3 नहीं 4 मार्क्स का वेटेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। ओके, तो ये वाली बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। सो इसके लिए हम यहीं पे थोड़ा ध्यान पे रखेंगे कि क्या सारी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, एंड विल गोइंग टू हैव वेरी अमेजिंग सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात करें तो 5 नहीं 4 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर यहाँ पे रखता है। ओके, बात करेंगे ये चैप्टर में है क्या, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में है क्या। एक्चुअली इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बात करेंगे हमने संविधान के बारे में बात करी कि इंडिया को चलाने के लिए भाई संविधान की जरूरत है, लेकिन संविधान चलाने के साथ साथ इस पर्टिकुलर कंट्री को संविधान चलाने के लिए कोई लोग तो चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा से थोड़ी लोग आ जाएंगे। तो इन लोगों को लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाएगी जिसे कहते हैं इलेक्शन। तो ये इलेक्शन सिस्टम जो है, तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम बात करते हैं। क्योंकि इलेक्शन से आप क्या होगा, वी आर गोइंग टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन सिस्टम, है कि नहीं। हाँ, तो एन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 324 आर्टिकल से बात करती है। ओके, चीफ कमिश्नर है, कमिश्नर्स है, एंड यहाँ पे 2 कमिश्नर होते हैं और एक चीफ कमिश्नर होता है, जो हम बात इस चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपको पता है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे सुकुमार सेन। इंडिया की पहली इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट करी 1951-52 में, जो काफी बड़ा टास्क था एंड ही हैज डन ब्यूटीफुली वेल। इंडिया के लोग उस टाइम पे ना मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्टिल ही हैज कंडक्टेड दैट ह्यूमंगस इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्योंकि उसके पहले इंडियन लोगों को ज्यादा आदत नहीं थी। ब्रिटिश के पीरियड में डेफिनेटली इलेक्शन हुए थे, लेकिन वो उसमें वोटिंग करने वाले पीपल काफी कम थे। जो पढ़े लिखे हैं, जो अमीर हैं, जो पुरुष है, सिर्फ उनको अधिकार था। सारी महिलाओं को अधिकार नहीं था, सारे गरीबों को अधिकार नहीं था, अनपढ़ लोगों को अधिकार नहीं था। लेकिन इलेक्शन जो हुई 1951 में, उसमें सबको अधिकार दिया गया। जो भी एज 21 से ऊपर है उन सबको अधिकार यहाँ पे दिया गया। अब देखो, कोर फंक्शंस मैनेजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शंस। तो इसमें क्या बातें करी गई है, प्रिपेयर्स अपडेट्स द वोटर लिस्ट, है कि नहीं। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, प्रिपेयर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जिनकी 18 उम्र हो चुकी है उनको ऐड करना। बाय द वे, पहले 21 एज रखा गया था इलेक्शन जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे, उसके बाद 1980s में इसे बदल के रख दिया गया, 18 कर दिया गया। क्योंकि 21 से 18 का, ताकि बहुत सारे यंग पीपल इसमें आ सके। ये राजीव गांधी जी के टेन्योर में किया गया था। उसके बाद इलेक्शन का स्केड्यूल हो, कब इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, इसके बारे में बातें यहाँ पे हुई। देन चेंज जो है, पहले हम बैलेट बॉक्स में क्या है पत्ते डालते थे ना, मतलब उसमें पर्चियां रिसिप्ट हम डालते थे कि किसे मैं वोट करने जा रहा हूं। उसके बाद ना, इसके बाद चेंज हुआ एंड इलेक्शन कमीशन ने एक नया इन्वेंशन यहाँ पे किया, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्योंकि इंडिया में वोटर्स काफी ज्यादा है। अगर अभी की बात करेंगे 2026 की, तो अराउंड 100 करोड़ वोटर्स तो हो चुके होंगे इंडिया में। क्योंकि 2024 की इलेक्शन से 97 करोड़ वोटर्स थे। वोटर्स की बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। ओके, पॉपुलेशन तो हमारी 150 करोड़ हो चुकी होगी अभी तक, अगर हम ये वीडियो अब शूट कर रहे हैं तो मे बी इट हैज क्रॉस्ड या फिर इट हैज रीच्ड 150 करोड़। ओके, एंड काफी मॉडर्न जो चैलेंजेस है, ओके, फेसिंग मॉडर्न चैलेंज है, मिसयूज ऑफ मनी होता है, वायलेंस होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। इन सब के भी काफी प्रॉब्लम्स है, इन्हें भी हमें फेस करना है। इन सबको निकाल बाहर करके हमें डेमोक्रेसी को अच्छा बनना है, इस प्रोसेस को काफी बेहतर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं जरा देखेंगे। पैटर्न आप सबको पता है। ओके, पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क का होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है और उसके रीजंस लिखने हैं। कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क के लिए कोई एक करना है। कॉन्सेप्ट मैप है, ओके, वो आपको 2 मार्क के लिए आता है। एंड आंसर इन ब्रीफ आपको 1 मार्क, मतलब एक ही आता है, आपको एक ही लिखना होता है, 2 में से 1 लिखना है और वो 2 मार्क के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी के सामने हम बहुत बढ़िया बैच लेके आए हैं क्लास 10th के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मिशन 2027 के लिए हम ये बैच लेके आए जिसका नाम है स्कॉलर बैच क्लास 10th। ओके, अगर बात करेंगे स्कॉलर बैच 9th
से अगर हम बात करते हैं 10th में जो लोग जा रहे हैं उन सबके लिए ये बैच है। प्राइम अगर आप बैच खरीदते हो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मतलब मैथ्स है 1-2, साइंस है 1-2, एसएसटी है इंग्लिश मराठी, मराठी है इंग्लिश मराठी मतलब इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, ओके, देन हिंदी है इंग्लिश मीडियम एंड मराठी मीडियम, देन संस्कृत है। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पे, महाराष्ट्र में पहली बार ये धमाका हम यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। एंड उसके बाद अगर बातें करें प्राइम, ये तो बैच आपको मिल रही है। उसके बाद प्राइम कॉम्बो में आपको 2 बुक्स मिलते हैं, जो भी साइंस के 2 बुक्स है, साइंस 1 साइंस 2 के, और मैथ्स के 1 और 2 के बुक्स आपको मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बैचेस है। आई वांट ऑल ऑफ यू कि इसके बारे में जरा सोचो, समझो, जानो, बूझो और आ जाओ, धमाका करते इस पर्टिकुलर बैच में, ओके। आगे चलेंगे, ये तो हुई 10th की, बात करते भाई 9th की, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो लाना है। तो आपके लिए एक लर्नर्स बैच हम लेके आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बैच है, इसमें भी सारे स्टूडेंट हम कवर करेंगे। तो डू कम इन दिस पर्टिकुलर बैच, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो प्राइस हम कह रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 2500, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम पूरे 360 दिन अगर कंपेयर करेंगे, सो इट इज नॉट लेस देन मतलब 8 रुपए 6 रुपए पर डे की हिसाब से ये बैच आ रही है। ऐसे 8-6 रुपए तो ऐसे ही लेते कहीं ना कहीं, ओके। चलो बातें काफी सिंपल है, आगे करेंगे। तो आपके लिए 11th की अगर बैच देखते हैं, 12th की अगर ये बैच देखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेके आती है। तो जिनको भी आना है भाई, सबके लिए बैचेस है। 9th के लिए है, 5th to 8th के लिए तो हमने यूट्यूब चैनल रखा है, वहां पे काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी फ्री में जा रहे हैं। 9 to 9th के लिए बैच है, 10th के लिए बैच है, 11th के लिए है, 12th के लिए क्या नहीं है, सब कुछ है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आ जाओ यहाँ पे, धमाका करते, मजा करते, ओके। नेक्स्ट, और इन बैचेस का प्राइस अगर लग रहा है आपको सर थोड़ा ज्यादा है, इसे थोड़ा कम करो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईबी सैट आपके लिए है, ओके। इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसे दे दो, 2026 की है, और इसमें जितना तो स्कोर करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिल सकता है बैचेस के ऊपर। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि इसमें आप आ सकते हो, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन इसमें है, एक्सरसाइज के स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, तो टेक्स्ट बुक लेके जरूर पे बैठना आप सब लोगों ने। पहला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय वूम। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ओके। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अब टेक्स्ट बुक में जाके देखना ये कहां पे दिया गया, ओके। नेक्स्ट, Daljesh was appointed as the first chief election commissioner of independent India। तो पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं, टी.एन. शेषन नहीं, नील सत्यनारायण नहीं, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन। आगे बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश डैश कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब जहां से इलेक्शन होने हैं वहां पे इलेक्शन लड़ना जाना है, वहां पे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, दे विल गोइंग टू मतलब लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, एंड द पीपल विल गोइंग टू वोट फॉर देम। तो वो क्या होता है, वो चीज क्या होती है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं, क्या उसे सिलेक्शन कहते हैं, ओके। मतलब वो प्रदेश को डिसाइड करना, उसको सिलेक्ट करना या फिर उसको तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी कमेटी करती है, क्या वो सिलेक्शन कमेटी करती है, वोटिंग कमेटी करती है, टाइम टेबल कमेटी करती है, नहीं, ये नहीं। तो करती है भाई डिलिमिटेशन कमीशन करती है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो किस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो उस एरिया को थोड़ा ज्यादा वहां पे क्या करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करना, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन वो सेम रहे, वो अलग अलग ना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। थोड़ा अगर हम आगे चलेंगे, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इलेक्शन जो कमीशन है लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट देती है क्या, ओके, ड्यूरिंग इलेक्शन। तो यस इट्स ट्रू, ये ट्रू है, एक पॉइंट आपको मिल गया। इट क्यों देती है, क्योंकि फ्री एंड फेयर, इसको अंडरलाइन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। माल प्रैक्टिस जो है उसे रोकना है, ओके, अंडर कंट्रोल। ड्यू टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट हुआ क्या हुआ है कि ना इन लास्ट फ्यू इलेक्शंस वोटर्स हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये 3-4 कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको मिलेंगे भाई 2 मार्क्स, ओके। चलो नेक्स्ट, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन जो है री इलेक्शन कब कंडक्ट करती है, ओके, पर्टिकुलरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेकंड टाइम, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी बार इलेक्शन कब कंडक्ट किया जाता है, इससे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। ये करती है, ये ट्रू है। अब ये कौन कौन सी कंडीशन है, समटाइम्स क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा या विधानसभा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो रिजाइन करते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से, या इन सब केस उनकी डेथ हो जाती है, ओके, रिजाइन या फिर डेथ, ओके। एंड इन सच स्पेशल कंडीशंस में होता क्या है, वहां पे सेकंड टाइम इलेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन, है कि नहीं।
तो वैसे काफी इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब हर 5 साल, मिड टर्म इलेक्शन मतलब ना कोई अगर पार्टी अपना सपोर्ट खो देती है तो मेजोरिटी खो देती है। सो जब मिड टर्म इलेक्शन होते हैं अपना साल कंप्लीट करने के पहले, 5 साल कंप्लीट करने के पहले, और ये रिजाइन और डेथ की वजह से बाई इलेक्शन होता है। ओके, ये बात जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन वुड हेल्ड इन पर्टिकुलर स्टेट। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, द एंटायर प्रोसेस कंडक्टिंग इलेक्शन इज इंटरेस्टेड अपॉन बाय इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में क्या है, एक सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, फिर ऐसी बातें होती है। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट करती है, प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट करती है, वोटर्स को निकालती है, ऐड करती है, एंड देयरफॉर इट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके, ये डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। वह कब होगी इलेक्शन और कितने स्टेज में, कितना बड़ा स्टेट है, उसके हिसाब से इलेक्शन वहां पे कंडक्ट होते हैं। ओके, अब देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रीऑर्गेनाइज करा। समझो ये एक रीजन, ओके, यहाँ पे ना ये कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो अब क्या है, यहाँ पॉपुलेशन 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 1.5 लाख है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 1.9 है। तो ये पॉपुलेशन ना थोड़ी थोड़ी ना ज्यादा है। ओके, लैक्स में ये पॉपुलेशन है। तो अब इसे क्या है, रीऑर्गेनाइजिंग करना है। तो सब में जो है ना, यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एमएलए आ रहे हैं। समझो 8 एमएलए आ रहे हैं। ओके, जिसे हम कहेंगे आमदार। तो ये सारे आमदार जो है ना, कोई कोई को 3 लाख वोट कर रहे हैं, किसी को 1 लाख वोट कर रहे हैं। तो अब क्या है, इसमें ना आने चाहिए यूनिफॉर्मिटी, मतलब सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अंदाज जैसे यहाँ पे आनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो 2 लाख हो या फिर 1.8 लाख हो, एक आमदार, ओके, इज इक्वल टू 1 एमएलए होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, थोड़ा टुकड़ा इसका निकल के यहां जोड़ देंगे, थोड़ा टुकड़ा इसका निकल के यहां जोड़ देंगे, इसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ का इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के बेस के अनुसार। इसी वजह से क्यों करना है, क्योंकि हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एमएलए हो, मतलब विधानसभा का मेंबर हो, वो एमपी हो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो वो जो है सेम ही जनता को क्या करे, सेम नंबर ऑफ जनता को, सेम नंबर ऑफ सिटीजन्स को वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ओके, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब ये रियोर्गनाइज इसको हमको क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। Election Commission had decided upon the constituencies before the first election. As the years passed, क्या होता है कि as the years passed होता है कि population बढ़ता है, कोई यहाँ वहाँ चला जाता है बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, तो कोई पीपल ट्रांसफर होते हैं या कोई पीपल माइग्रेट करते हैं, तो पॉपुलेशन कम ज्यादा होती है, राइट ना। तो उसके हिसाब से होता क्या है, ये चेंज करना, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदलनी पड़ती है, उसको भी आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, now this disturb the ratio of seats allotted the compared to the population of those constituencies. इसलिए hence the need to readjust the constituencies arose and the delimitation commission of the election commission does the work of reorganizing or restructuring constituencies. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, समझ लो सभी लोग, इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्शन कंडक्ट करना कोई हवा नहीं है, ओके, कोई आसान नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्रिएट करना ये भी कोई सिंपल बात नहीं है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट नीड टू अंडरस्टैंड हिम। ओके, तो अगर आगे चलेंगे, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन ये होते हैं। ओके, मिड टर्म इलेक्शन ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ओके, मिड टर्म इलेक्शन क्या है, ये 2 मार्क के लिए आपको लिखना है, 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है। ओके, एंड 4 to 6 पॉइंट्स में आपको लिखना है। चलो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्या फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन क्या है, ये 2 मार्क के लिए आएगा आपको, 4 to 6, 40 to 60, ये रेशियो भूलना नहीं है। ओके, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, जब आपको एक चार्ट दिया गया है ना आपके टेक्स्ट बुक में, नीले कलर का चार्ट है, ब्लू कलर का, वो आपको भाई प्रिपेयर करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, डिसाइड द इलेक्शन टाइम टेबल, डिसाइड द एंटायर प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। स्क्रूटनाइज करना मतलब क्या करना, जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो बताया गया, जो एप्लीकेशन दिए गए हैं कैंडिडेट्स द्वारा, जो कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन, उनके एप्लीकेशन को चेक करना, उनकी एलिजिबिलिटी को देखना, उनका सर्टिफिकेट सब कुछ देखना, कोई क्रिमिनल है या नहीं है,
अगर उन्हें उससे दूर करना है ना। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इसका काम है। डी रिकग्नाइज करना है फिर रिकग्नाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज को, ये भी उनका काम है। ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स एंड द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। राइट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन में आपको चीजें लिखनी है, क्या उसका काम क्या होता है। ओके चलो, तो इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर टू अदर इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे होते हैं। ओके समझ रहे हो, ऑल द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज यूजुअली अ मेंबर ऑफ क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस। अब इंडियन सिविल सर्विस चेंज हो चुका है, वो हो चुका है IAS। ओके एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये जो होती है पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है। सो ये काफी बड़ा एक काम है, क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करना इट्स नॉट अ जोक। सो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, he cannot be easily removed from the post for any political reasons। तो किसी पॉलिटिकल रीजंस के लिए उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। आगे चलते देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कोड ऑफ कंडक्ट क्या आपको बताना है, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। समझो इलेक्शन अनाउंस किया गया भाई 11th को और इलेक्शन है भाई 15th को। ओके एंड मतलब रिजल्ट ओके 15th को वोटिंग है और 20th को रिजल्ट है, तो इन टोटल 10 डेज में क्या होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं। ओके ऐसा होता नहीं, काफी टाइम लगता है इलेक्शन के लिए। तो एज दिस एक्सप्लेन द रूल की फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ने, इसे फॉलो किसने करना है, गवर्नमेंट ने रूल्स को फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टी ने रूल को फॉलो करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, वोटर्स ने भी फॉलो करना है। किसी भी ना चीज को मतलब पॉलिटिकल पार्टी दे रही तो उसे ना मतलब जाना नहीं है उनके हाथ में, एंड वो देखना नहीं है, वो करनी नहीं चीजें। मतलब फ्री में अगर कोई चीज दी तो भाई वो लेनी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्टेड टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे अंडरलाइन करके लिखना ही लिखना है। अगर लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, अंडरलाइन करोगे तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को वही चाहिए। एग्जामिनर को चाहिए कि तुम लिख कैसे रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये काफी बड़ा इंप्रेशन जाता है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि ना आपको यहाँ पे करना है वो चीजें। ओके सो ये था आज का सेशन, काफी ज्यादा क्वेश्चंस करें, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, जो भी सीखा उसे इंप्लीमेंट करना है अपनी प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग में, क्योंकि अभी से अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो भाई लाइफ आपकी हो जाएगी जिंगा लाला। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।